हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द जनरल स्टडी वाला। आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा बिहार स्पेशल पॉलिटी, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन थे, अराउंड 30 क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा है। लेक्चर 4 के अंतर्गत हम लोगों ने कवर किया है। कुछ जो क्वेश्चन है जो रिमेनिंग है, आज उसको हम लोग कवर भी कर लेंगे। आज का जो सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी बिहार के एग्जामिनेशन होते हैं आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे इस थीम के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोगों का जो थीम है उसको भी हम लोग पूरे तरीके से कवर करेंगे। साथ ही देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे पता चल जाएगा कि कितना इस टॉपिक का इसका वेटेज है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहला आप क्वेश्चन देख रहे हो एक्चुअली है कि बीच न्यू स्टेट वाज रिसेंटली कार्व्ड आउट ऑफ बिहार। तो बिहार से रिसेंटली कौन सा, ठीक ना, बिहार का तो आपको पता है कि कितने बार डिवीजन हो चुका है, ठीक है ना। तो जब डिवीजन हो चुका है तो अभी रिसेंट में कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गया, यानी कि थीम है क्या यहाँ का क्वेश्चन का। अगर थीम देख रहे हैं तो थीम से पता चल रहा है हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी कि एज ए स्टेट के तौर पर बिहार का कैसे फिर अभी जो लेटेस्ट बिहार है, जो जियोग्राफिकल रीजन की अगर बात कर ले, 94,163 किलोमीटर का जो एरिया वाला बिहार है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो कैसे अभी ये वाला एग्जिस्ट करता है, इससे पीछे में क्या क्या हुआ है, फॉर्मेशन से लेकर क्या बैकग्राउंड रहे हैं बिहार का बनने का पीछे। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि पूरे तरीके से इस थीम को कोशिश कवर करेंगे और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बीच न्यू स्टेट वाज रिसेंटली कार्व्ड आउट ऑफ बिहार। तो आप देख लो क्वेश्चंस के कटिंग क्या है कि ये जो क्वेश्चन ऑप्शन देखो, ये बनांचल ए ऑप्शन, बी विदर्भा है, सी झारखंड है, और डी जो है आपके पास छत्तीसगढ़ है। तो अगर ऑप्शन के कटिंग आप चलोगे, ठीक ना, तो आंसर क्या होगा। देखो आप जब देखोगे क्या कि जब 90, ठीक ना, 1990 के टाइम पीरियड देखोगे, ठीक ना, तो ये बिहार के अंतर्गत एक ऐसा पॉलिटिकल इरा है जहाँ पर मतलब अलग तरह का डेवलपमेंट होता है। 1990 से लेकर अराउंड 2000 का जो पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके वाइफ राबड़ी देवी का टाइम पीरियड है। तो इस ड्यूरेशन में देखोगे कि बिहार के अंतर्गत बहुत सारे अलग लेवल का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक ना। बाकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तो हम लोग बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार की स्थिति थोड़ा इकोनॉमिक के सेक्टर में अलग हो जाता है। तो बिहार ही नहीं, आप देखोगे नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलेगा। अगर अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है, उसी मिडिल ईस्ट का इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट का इम्पैक्ट अगर देखोगे तो इंडिया पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में गल्फ वार होता है, और गल्फ वार में देखोगे कि देश में क्या होता है, ऑयल क्राइसिस हो जाता है। और ऑयल का परचेज जो कि आज भी देख रहे हो कि अपने देश में सिलेंडर खरीदने का बहुत ज़्यादा तबाही फिर मच गया है। ये आज का नहीं है, इससे पहले भी घट चुका है, ये पहले भी हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में नेशनल लेवल का जो पॉलिटिक्स हो, साथ ही चले जाओ इंटरनेशनल लेवल का पॉलिटिक्स में, तो आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जो है ना, ये उस समय ये भारत के अंतर्गत बहुत सारी चेंजिंग लाता है। भारत के अंतर्गत अगर चेंजिंग के तौर पर देखोगे तो उस समय क्या होगा कि हम लोगों के ना बीओपी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को फुलफिल करने के लिए ना इंडिया ने किसी दूसरे देश के पास, देश का इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ है, ठीक ना, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसके पास जाके क्या कहता है कि हमें लोन चाहिए। और वो जो है आईएमएफ, वो लोन नहीं देना चाहता है। लोन उसी को देगा जो उसकी बातों को समझेगा और उसकी बातों को मानेगा। तो बोला कैसे लोन दे, लोन तो फिर कैसे देगा भाई, तो लोन दिया, बोला कि आप अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, साथ ही जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, ठीक है, और साथ जो भी आपके देश के टैक्सेशन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, आप उसको रिफॉर्म करो। उसके बाद ना इंडिया जो है ना एलपीजी मॉडल लाता है भारत के अंतर्गत। एलपीजी
क्योंकि पहले जो लाइसेंस राजकोटा था उसको रिप्लेस करके एलपीजी मॉडल लाता है। जब एलपीजी मॉडल लाता है तो भारत के अंतर्गत बड़ी धीरे-धीरे आप देखोगे कि इसका परिवर्तन आपको ग्राउंड लेवल पर भी दिखने लगेगा। ग्राउंड लेवल पर क्या दिखने लगेगा कि जो बिहार का जो खासकर बात करें, बिहार जैसा स्टेट का डिमांड का भी माँग चल रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे कि इधर उत्तरांचल का मांग चलेगा, यानी कि उत्तराखंड, उत्तराखंड उसको उत्तरांचल बोलते थे। फिर आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ का भी डिमांड ज़ोरों-शोरों पे चल रहा है। तो इस तरीके से हो रहा है क्या कि एक बहुत बड़े लेवल का पॉलिटिकल अपहीवल आपके इंडिया के अंतर्गत दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, ये बात सही है। अब हम लोगों को ये यही बैकग्राउंड समझना है कि बिहार के अंतर्गत एज ए स्टेट के तौर पर जो झारखंड का फॉर्मेशन होता है, क्या रीज़न है और अ अ, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, एज ए बिहार कैसे बना? हम लोग हर एक-एक पहलू का समझेंगे, थोड़ा-सा क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो आइए आप लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, विदर्भा। आपको पता है विदर्भा कहाँ है? विदर्भा महाराष्ट्र का जो इलाका है। आप महाराष्ट्र अगर आप देखोगे मैप में, तो अगर हम लोग थोड़ी-सी महाराष्ट्र का मैप अगर बनाया जाए, तो महाराष्ट्र का कुछ ये वाला ऐसे इलाका देखने को मिलता है मैप पर। ओवरऑल इस तरीके से है मैप महाराष्ट्र का। तो ये जो आप देख रहे हो इधर आपको पता है कि ये इलाका जो है अरेबियन सी है, अरेबियन सी है और आप देखोगे तो इधर छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा और ये जो इलाका आप देखोगे महाराष्ट्र के नीचे तो कुछ एमपी का सेक्शन दिखेगा और ये गोवा वोवा हो गया। उधर आप राजस्थान का इलाका देखोगे और गुजरात का इलाका इधर हो गया, ये सब इलाका। अब देखो, अब होगा क्या, ये जो इलाका है ना इसको इसी इलाका को जो एक्चुअली नागपुर वाला जो इलाका, ये जो इलाका विदर्भा कहलाता है। तो देखो विदर्भा वाला जो इलाका है ना, ये बहुत एग्रीकल्चरली बोलोगे, इकोनॉमिकली बोलोगे, बहुत क्या है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब एक बात और समझो, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ का स्थिति होता है नक्सलिज्म, कई तरह का जो सोशल इशू होता है वो अपने आप जनरेट हो जाता है। सोशल इशू कहने का मतलब मैंने बोला ना, नक्सलिज्म हो गया और भी जो प्रॉब्लम है उसका बड़े बड़ा समस्या क्रिएट होने लगता है, ये इस पार्टिकुलर, तो ये विदर्भा वाला। छत्तीसगढ़ आप समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि देखो बिहार जब फॉर्मेशन होता है तो उस समय 3 स्टेट का फॉर्मेशन होता है। एक तो छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, अ, उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड। ये 3 स्टेट का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक एक ये 1 नवंबर को होता है और ये जो होता है 9 नवंबर को होगा और ये 15 नवंबर को होता है, सेम ईयर में। एक ही साल के अंतर्गत आप देखोगे कि ये 3 स्टेट का फॉर्मेशन होगा भारत के अंतर्गत। तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ पता है, एमपी, साथ ही बोले तो महाराष्ट्र, ये 2 रीजन के जो पार्टिकुलर कुछ रीजन हुआ करता था उसको लेकर छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। तो ये तो वहाँ पर हो गया। बात रहा वनांचल और झारखंड की। तो देखो वनांचल और झारखंड समझना ज़रूरी है। जब एक बार असेंबली के बिहार असेंबली में हो रहा था कि सॉरी, तो बिहार असेंबली में हुआ कि भाई एज ए स्टेट के तौर पर डिमांड के लेकर बात चल रहा था। तब एक बंदा थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बिहार के ही थे बट उनका नाम था पाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ना है। ये बहुत पर्सनालिटी, ये जो जिस तरीके का भीमराव अंबेडकर जी का पर्सनालिटी दिखता है उस तरीके के ये बंदे थे। बट उतने ये हो गया कि इनका सेक्टर चेंज हो गया। सेक्टर क्या चेंज हो गया कि बाद में ये जो फुटबॉल प्लेयर बन जाते हैं, ठीक ना? भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाने वाले पर्सन है। आप इनके बारे में पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। आप इनको इथिक्स वगैरह हो गया, एस्से पेपर हो गया या फिर कह सकते हो कि जो संघर्ष होता है लाइफ का, आप इनसे कोट करके एस्से वगैरह में आप इनका यूज कर सकते हो। तो इन्होंने वनांचल का डिमांड किया था। वन समझ रहे हो ना? वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, आंचल का मतलब होता है रीजन। तो वनांचल का डिमांड करने वाले जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी है जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने लगभग अराउंड 1934 के अराउंड 1914 के आसपास इन्होंने वनांचल का डिमांड किया था। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो। अगला है कि ये जो झारखंड, तो झारखंड अब जो स्टेट है एग्जिस्ट हुआ है। तो झारखंड का जो जो डिमांड है, तो आप जानते हो
कि एक पार्टी का निर्माण होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम। अभी सरकार है, हेमंत सोरेन जी का जो फादर थे, रिसेंटली में उनका जो डेथ हुआ है, उनका नाम शिबू सोरेन जी था। तो शिबू सोरेन जी ना उस समय आई थिंक 1970 से लेकर 1980 के आसपास में इस पार्टी का नींव रखते हैं, फाउंडेशन रखते हैं। और ये जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये क्या करता है, सेपरेट एक जो है झारखंड के डिमांड को लेकर, कौन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अपने अगले प्लेटफॉर्म पर रखना शुरू कर देती है। कौन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये जो 1970 से 80 के बीच का जो दशक है, आप देखोगे कि ये जो आते आते लगभग 90s का जो दशक है, सॉरी कहा जा रहा है, तो 90s के दशक के टाइम में आप देखोगे ये दिखने लगता है पार्लियामेंट के अंतर्गत, बिहार असेंबली के अंतर्गत, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पूरी तरीके से साफ दिखाई देने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये 15 नवंबर, ठीक ना, 2000 के आसपास इस स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ओवरव्यू देखा इस क्वेश्चंस का। अब हम लोग देखते हैं एज ए बिहार स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे जो बारीकी जो भी क्वेश्चंस है उसको समझने का आज क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो थीम है कि बिहार एज ए स्टेट के तौर पर फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसके साथ-साथ सारी चीज़ें जो भी हैं, बहुत सारी सब पॉइंट जुड़े पड़े हैं, तो आज हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। तो आइए हम लोग अपने थीम की ओर चलते हैं, क्योंकि एक थीम कवर करेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चंस आपको यही थीम से कवर हो जाएँगे। तो कोशिश करते हैं उसको आज कवर करने का। क्या है कि बिहार एज ए स्टेट कैसे फॉर्मेशन होता है? बिहार एज ए स्टेट क्या रीज़न है? ठीक है? तो उससे पहले देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कि भाई बैकग्राउंड क्या है कि आप बिहार एज ए स्टेट की डिमांड कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? तो डिमांड क्या है, बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड पहला है कि आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या हो रहा है, पहला रीज़न कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हो, कन इश्यूज इन बंगाल रीजन। जब बंगाल के अंतर्गत हम लोग थे, तो उस समय क्या हो रहा था कि जो बिहार वाला जो रीजन है एक्चुअली, ठीक ना, उसमें देखोगे कि बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे देखोगे पूरे तरीके से ठीक ठाक नहीं रहता है। ठीक ठाक का मतलब कि बिहार के लोग जो है उनका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। साथ ही देखोगे नेग्लेक्ट ऑफ बिहार बाय बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, तो और यही बात हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में बिहारियों का कोई रोल नहीं, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। तो वो जो बिहार का जो अपना जो लोगों का डिमांड था, वो वहाँ पर जो बंगाल जो असेंबली था, बंगाल असेंबली में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो वो बहुत बड़ा एक एक इश्यू बनता है। दूसरा का चीज़ होता है कि राइज़ ऑफ रीजनल कॉन्शियसनेस, राइज़ ऑफ रीजनल कॉन्शियसनेस। जैसे देखते हो ना कि बहुत सारे चीज़ें आज भी होते हैं जो कि चलते हैं। रीजनल डिमांड का भी फीलिंग का बात कहते हैं। ये बाद में आप पढ़ोगे रीजनलिज़्म, जब सोसाइटी पढ़ोगे तो हमें पता है कि रीजनलिज़्म क्या होता है। मतलब रीजन के प्रति आपका किसी के प्रति अपना क्या हो जाए, लव हो जाए, उसको रीजनलिज़्म कहते हैं। तो राइज़ ऑफ रीजनल कॉन्शियसनेस के तौर पर देखोगे, तो जैसे बहुत सारे बिहार के अंतर्गत प्रोमिनेंट लीडर हैं, जो अपने बिहार के प्रति उनका डिमांड होता है। एक स्टोरी थोड़ा-सा मैं के थ्रू बताना चाहता हूँ कि देखो, क्या है ना कि जब सच्चिदानंद सिन्हा जी जब बिहार आते हैं, ठीक ना? तो बिहार आते हैं ना, तो एक इंसिडेंट ये होता है कि उनसे एक लॉयर पूछता है कि आप कहाँ से आते हो? तो उन्होंने बताया कि हम बिहार से आते हैं। बहुत बड़ा कंसर्न ये हुआ कि जो पर्सनैलिटी लॉयर था उसने सुना, तो बोला कि अरे भाई बिहार है कहाँ? तो उन्होंने बताया कि बिहार है नहीं, लेकिन हम बिहार बनाएँगे। बात समझ में, ये उनके अंतर्गत इस तरीके का पर्सनैलिटी मतलब बिहार के लेकर वो जज़्बा था कि हम बिहार को फॉर्मेशन करेंगे। तो कौन बात करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी। दूसरी बात, एक और इंसिडेंट है देखोगे कि कहा जाता है कि जब सच्चिदानंद सिन्हा जी जब आए बाहर से, तो उनको रेलवे स्टेशन जो बक्सर है, बक्सर रेलवे स्टेशन पर, तो बक्सर रेलवे स्टेशन पर जब पहुँचते हैं, तो उनके प्रति जो अपने रीजन के लेकर, बिहार को लेकर जो फीलिंग जनरेट होता है
बक्सर के इंसिडेंट को देखकर वो रियली में उनको अप्रिशिएट करता है कि हमको क्या करना चाहिए, एज ए बिहार का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो ये आपको एक ये राइज ऑफ रीजनल कॉन्शियसनेस में के तौर पर आप सच्चिदानंद सिन्हा जी के कोट कर सकते हैं। दूसरा का चीज आप देखोगे कि कुछ ऐसे भी न्यूज एडिटर हुए जैसे कि महेश नारायण जी हो गए, बिहार के ये जो बहुत बड़े प्रोपागेटर हैं क्रिएशन के तौर पर, जैसे कि महेश नारायण जी हैं, बिहार टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर चलाते थे और उस न्यूज़पेपर के अंतर्गत बिहार से जुड़ी और बिहार से जुड़ी समस्याएं और बिहार से जुड़ी जो भी डिमांड था, बिहार नेशनल असेंबली के बंगाल नेशनल असेंबली के अराउंड ये चीज़ों को रखा करते थे कि भाई बिहार का ये रिप्रेजेंटेशन है, बिहार का ये होना चाहिए, क्योंकि उस समय बिहार होता नहीं था, लेकिन ये लोगों ने बिहार का डिमांड करना शुरू किया। तो इसमें कौन पर्सनालिटी इनके साथ देगा, वो होंगे महेश नारायण। महेश नारायण जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये अपने न्यूज़पेपर बिहार टाइम्स के थ्रू सॉरी, तो बिहार जो टाइम्स है, बिहार टाइम्स के थ्रू बिहार का डिमांड करते हैं। फिर बाद में इसी पेपर का नाम एडिट चेंज कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं बिहारी, कि ये बिहारी नाम से भी। दूसरा का कोई एक और पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी जो है इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि आप देखोगे अली इमाम। ये जो अली इमाम है ये बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं। खैर बिहार में मुस्लिम लीडरों का उतना बोलबाला दबदबा नहीं दिखता है, लेकिन ये जो पर्सनालिटी है, अली इमाम हो गए, हसन इमाम हो गए, ये लोग पर्सनालिटी जो बिहार में मुस्लिम पर्सनालिटी है, ये बिहार का नींव रखने वाले पर्सनालिटी हैं। ठीक ना? तो अली इमाम जी का भी बहुत बड़ा रोल है बिहार के फॉर्मेशन में। और ये यहाँ तक तो ठीक है। राइज ऑफ रीजनल कॉन्शियसनेस में कुछ प्रोमिनेंट लीडर जैसे कि इनकी बातें हो गई। और अगर बात करें कि अ, तीसरा कारण में देखोगे कि बैकग्राउंड के तौर पर एक होता है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल पार्टीशन, बंगाल का बंगाल पार्टीशन। ये देखो एक होता है ना फ्यूलिंग एजेंट के तौर पर अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक होता है कि अब माहौल बना हुआ है, अब उसमें क्या करना है, बस थोड़ा-सा हमको कुछ ऐसा पंच लाइन देना है कि माहौल और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो ये बंगाल का पार्टीशन जो होता है, बिहार के डिमांड को लेकर बहुत बड़ा लेवल पर एस्पिरेशन चढ़ा देता है। ये जो 1905 में आप देखोगे कि जो बंगाल विभाजन होता है, एक्चुअली ये बहुत बड़े लेवल का विभाजन है। और ये जो ओपनिंग हो रहा है ना, ये कहोगे कि एक पैंडोरा बॉक्स का ओपनिंग हो रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश का फॉर्मेशन, बंगाल का फॉर्मेशन, पश्चिमी बंगाल और ये बंगाल का फॉर्मेशन, ये कहीं न कहीं ये जो होता है कि आप मंशा कुछ और था जो लॉर्ड कर्जन का, और उस मंशा को कुछ अलग किया गया। तो ये चीज़ें आप देखोगे कैसे फॉर्मेशन होगा। चौथी अगर बात देखा जाए बिहार का फॉर्मेशन को लेकर, तो वो होता है थर्ड दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार देखो, ऐसे ब्रिटिश के द्वारा जो भी होते थे, मतलब जो राजा बनता था वो इंडिया में आते थे, अपना इंडिया में आकर सेलिब्रेट करके चले जाते थे। तो उस समय जो आप देखोगे एक पर्सनालिटी आते हैं जिसका नाम है जॉर्ज पंचम। ये जॉर्ज जॉर्ज पंचम है ना, ये आते हैं, ये थर्ड दिल्ली दरबार है। और इंडिया में जो वायसराय के तौर पर कोई पर्सनालिटी के तो काम कर रहे हैं, तो वो है कौन, लॉर्ड हार्डिंग। ये बहुत बंदा खतरनाक आदमी है लॉर्ड हार्डिंग। ये आप देखोगे दिल्ली कंस्पिरेसी में इस आदमी का नाम, एक और आदमी का नाम सुनोगे, रास बिहारी बोस। ये वही रास बिहारी बोस है जो बाद में आप देखोगे कि सुभाष बाबू के साथ एक टीम बनाते हैं और जो आज़ाद हिंद फौज का जो डिस्कस में फॉर्मेशन होता है, तो रास बिहारी बोस इन्हीं के ऊपर आए थे बम फेंकने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए बेचारों, वो चले गए जापान। तो ये थर्ड दिल्ली दरबार जो है बहुत रोल प्ले करता है। एक और बात बता देते हैं कि जो जॉर्ज पंचम है, आप जब मुंबई आओगे ना, जाओगे कभी, तो एक चीज़ देखोगे, आप देखोगे ताज होटल, ताज होटल के जस्ट बगल में एक है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। मैं गया हूँ वहाँ पर, तो मैंने देखो जब जाओगे ना तो वहाँ पे एकदम जस्ट दोनों एक बगले में, ज़्यादा दूर का गैप नहीं है, मात्र दोनों का लगभग बाउंड्री टच करता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया इन्हीं की याद में बनाया गया है। जॉर्ज पंचम जब इंडिया में आए थे उसी लोकेशन पर, उसी पोर्ट के आसपास वो उतरे हुए थे, तो इसीलिए उनको यादगार में गेटवे ऑफ इंडिया का भी फॉर्मेशन किया गया। तो ये थोड़ा सा बातें हम लोग समझे कि बिहार का फॉर्मेशन का कारण क्या था। एडमिनिस्ट्रेशन का इशू था बंगाल में। दूसरा रीजनल कॉन्शियसनेस, जो बिहार के जो लीडर होते थे उनका।
दूसरा देखोगे बंगाल का पार्टीशन, थर्ड देखोगे कि फोर्थ देखोगे वो होगा थर्ड दिल्ली दरबार। ये रीज़न है क्या करने का, बिहार का एज़ अ स्टेट के तौर पर माँग होने की, ठीक है? ये तो रीज़न रहा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि बिहार एज़ अ स्टेट के तौर पर कैसे कार्व हो रहा है, तो देखो कार्व होने के पीछे रीज़न क्या है? अब आप देखोगे एक और, हम लोग हर एक पहलू को टच करते जाएँगे कि कल जाकर ये नहीं लगेगा ना कि हम लोग चीज़ों को कवर नहीं किए हैं और एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन हमारा कवर हो जाए। देखो कि अब होगा क्या, आपको पता है कि एक बैटल ऑफ बक्सर होगा, बैटल ऑफ बक्सर होता है, सॉरी 1764 में, 23 अक्टूबर 1764 में ये चीज़ें होगा। तो होगा क्या कि भारत बंगाल के अंतर्गत कहा करता है डुअल सिस्टम एस्टेब्लिश होता है और डुअल सिस्टम में देखोगे कि बहुत सारे इशू, कंसर्न, चैलेंजेस आवेगा। अब इसको मतलब जो भी वर्कर होते हैं वो बहुत लेवल से नेगेटिविटी क्रिएट करने लगते हैं। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें करप्शन का लेवल कुछ इतने लेवल का बढ़ जाता है कि कंपनी का कम फ़ायदा होता है, उसमें काम करने वाले का फ़ायदा ज़्यादा होने लगता है। तो ये डुअल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा करप्ट सिस्टम हो जाता है। तो इसको हटाया जाता है। कैसे हटाया जाएगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना? 773 लाया जाएगा और 773 के तहत तो होगा क्या कि एक बड़ा चीज़ ये देखने को मिलेगा कि जो प्रोविंशियल असेंबली बनेगा, ये जो जो चार्टर एक्ट 773 जो आ रहा है पहली बार, यानी रेगुलेटिंग एक्ट, अब इससे क्या होगा कि प्रोविंशियल असेंबली बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? प्रोविंशियल असेंबली का फॉर्मेशन होगा। किसके लिए? स्पेशली फॉर बिहार के लिए। अब बिहार के लिए प्रोविंशियल असेंबली का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? ये जो असेंबली है, ये बहुत बड़ा डिमांड का रखता है। क्या करेगा? ये जो असेंबली के अकॉर्डिंग पटना जैसा एक, साथ ही गया जैसा डिस्ट्रिक्ट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो गया। पटना और गया का फॉर्मेशन होगा। कहाँ फॉर्मेशन होगा? ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, देख लो ये पटना पहले आया है, गया पहले आया, उसके बाद में बिहार आवेगा। तो पटना और गया का फॉर्मेशन हो जाएगा 1865 के आसपास। 1865 में गया और पटना एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा। किसके अंतर्गत? डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो बंगाल के प्रोविंस में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लैरिटी है यहाँ तक? अब ये तो ठीक है, जब पटना गया का जब चीज़ें होने लगा, फॉर्मेशन हो गया, तो बिहार के जो पर्सनैलिटी थे, जो पर्सनैलिटी अब उनका रोल आपको सेपरेट तौर पर दिखने लगेगा। तो जो बिहार का जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि पटना बन गया, तो भाई लोगों के अंतर्गत आ जाएगा। तो अगर देखा जाए रोल ऑफ जो पर्सनैलिटी है, पर्सनालिटी की अगर बात करें, जैसे कि अगर हम लोग देख रहे थे, तो आप देखोगे किसका? सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ये इनको बोला जाता है ना क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। बिहार का जो मॉडर्न क्रिएटर है, यही सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी कहाँ के हैं? आपको पता होगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी एक्चुअली भोजपुर के हैं। भोजपुर बोलने का मतलब होता है आरा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ये भोजपुर के है। इनिशियली इनका जो रीजन आप देखोगे ना कि भोजपुर और बक्सर का जो रीजन है, आप दोनों के आस-पास में इनका मिलता-जुलता बॉर्डर वाला इलाका है। दूसरा कोई पर्सनैलिटी है, तो इसमें महेश नारायण जी का नाम लेना ज़रूरी है। महेश नारायण जी, ठीक ना? अपने एडिटिंग के माध्यम से, यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से बिहार के लोगों के अंतर्गत जो व्यू फीलिंग या रीजनलिज्म का फीलिंग जनरेट करते हैं, इट्स रियली एप्रिशिएटेबल। दूसरा का जो पर्सनैलिटी है वो है नंद किशोर लाल जी। क्या नाम है? नंद किशोर लाल जी। ये थर्ड पर्सन है। ये भी इनका मतलब कहना, कहा जाए ना, ये सब आदमी जो है ना बिहार के लिए बहुत बड़े पर्सनैलिटी है। दूसरी अगर बात बोले, श्री कृष्ण सहाय, श्री कृष्ण सहाय। आप ध्यान रखना, ये मत बोलना ना कि श्री कृष्ण सिंह है, ये सहाय है। सिंह सहाय में दोनों में अंतर है। तो श्री कृष्ण सहाय जी भी बिहार के डिमांड को लेकर बहुत बड़ा ये अधिक मतलब फी माँग रखते हैं। अब मैंने बता दिया कि महेश नारायण जी, इन्होंने बिहार टाइम्स का और साथ ही बिहारी नाम का न्यूज़पेपर इन लोगों ने एडिट करना शुरू कर दिया। 1994 तक ले इन लोगों ने बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं कि जैसे कि बिहार में और अगर देखोगे, एक पर्सनैलिटी आएँगे। आप जान लो कि 906 में इस पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल दिखने को मिलेगा, वो है राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू
राजेंद्र बाबू मतलब राजेंद्र प्रसाद। बाबू कहने का मतलब हमारे बिहार में, अपने बिहार में कुछ अलग लेवल का बाबू कहने का मतलब ये नहीं है कि छोटा को बाबू कहा जाता है। बाबू का मतलब बड़े लोगों को बाबू कहा जाता है, मतलब जिसका अपना दबदबा हो। तो राजेंद्र बाबू का आप देखोगे, ठीक है, तो राजेंद्र बाबू भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे बिहार के फॉर्मेशन में। 906 में क्या होगा कि बिहार के अंतर्गत एक, ठीक ना, एक क्लब बनेगा, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, बिहारी क्लब। और ये जो एक्चुअली बिहारी क्लब जो है ना, बिहारी क्लब कोलकाता में बना है। कहाँ बनेगा, ये कोलकाता के अंतर्गत बनेगा, क्योंकि ये बिहारी क्लब का करता है, जो उसमें प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर जो है वो में राजेंद्र बाबू है। और ये राजेंद्र बाबू जो है, बिहारी क्लब बनाने से क्या होता है कि लोगों के अंतर्गत जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी और कलकत्ता जो जो भी प्रेसिडेंसी है, उसमें ये लोग बिहार के प्रति जो अवेयरनेस होता है उसको आगे बढ़ाने में ये लोगों का बहुत बड़ा रोल दिखता है। तो 906 में क्या होगा, एक क्लब बनेगा हुज नेम इज द बिहारी क्लब। कहाँ पर बन रहा है, कोलकाता के अंतर्गत। और ये जो बिहारी क्लब है, तो ये क्या करता है कि जो प्रोमिनेंट लीडर है बिहार के ऑलरेडी, जो कहते हैं ना अगुआ, जो आपको आगे ले जाने वाले हैं, वो ऑलरेडी सच्चिदानंद सिन्हा जी, महेश नारायण जी, नंद किशोर लाल जी, श्री कृष्ण सहाय साहब, इन लोगों से मिलकर ये क्या करते हैं, फिर एक और बड़े लेवल का पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे। क्या मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कॉन्फ्रेंस का, उसका नाम का होगा बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। क्या बनेगा बोलो, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होगा। बात समझ में आ गया। किससे मिलने के बाद, ये बिहारी क्लब के नेता है, जो बच्चे हैं, ये लोग मिलकर जो प्रोमिनेंट लीडर है, सच्चिदानंद सिन्हा जी, और उसके बाद श्री कृष्ण सहाय हो गए, नंद किशोर लाल हो गए, उसके बाद महेश नारायण जी, इन लोगों से मिलकर साथ में आकर एक बड़े लेवल का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका नाम है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ कॉन्फ्रेंस होगा, ये होगा एट द पटना। ये सब नाम आपको याद रखना है, ये कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पूछा जाता है बिहार के एग्जामिनेशन के अंतर्गत कहाँ होगा। और जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होगा, तो अब इसका एजेंडा क्या है भाई, कुछ तो एजेंडा होगा। यूं ही तो कोई पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस तो होता नहीं है, तो उसके पीछे एजेंडा यही है कि बिहार सेपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा, तो बिहार, सॉरी यहाँ पर हटा लेते हैं, तो बिहार सेपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। बात समझ में आ गया, बिहार सेपरेशन मूवमेंट की मूवमेंट चलाया जाएगा। कहाँ से, बिहार स्टूडेंट जब कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसका ये एजेंडा आपको दिख रहा है 906 वाला। अगला अगर हम लोग इसी के आगे चलें, तो आप देखोगे कि 908 में, ठीक ना, क्या होगा, 908 के अंतर्गत, इन 908 1908 के अंतर्गत का होगा कि बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस होगा। क्या मैंने बोला, बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस 1908 के अंतर्गत, ये ध्यान रखने वाला है, बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस होगा। ये एक्चुअली ये भी याद रखने वाला है कि फर्स्ट सेशन है, सेशन जो है फर्स्ट सेशन है। तो ये फर्स्ट सेशन होता है, और ये जो इस सेशन के अंतर्गत जो है, एक बहुत रोचक कहानी क्या होगा, जैसे कि आप जानते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब भी बैठक होता था या कॉन्फ्रेंस होता था या सेशन होता था, उस सेशन का कुछ ना कुछ एजेंडा होता था, और उसमें सारे लोग मिलकर क्या करते थे, एजेंडा को पास करते थे। उसी तरीके से बिहार रीजनल जो कॉन्फ्रेंस होगा, तो उसमें जो भी लीडर होते थे, सहमति के माध्यम से कोई एजेंडा को पास करते थे। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, तो एक पर्सनालिटी है बिहार की, उसका नाम है कौन, मोहम्मद फखरुद्दीन। कौन है, एमडी फखरुद्दीन। ये जो फखरुद्दीन जो है, ये करेंगे क्या, ये जो है, ये बंदा क्या करेंगे कि बिहार का सेपरेट स्टेट के तौर पर मांग करेंगे। बात समझ में गए, एमडी फखरुद्दीन क्या करने वाले हैं कि प्रपोज करेंगे सेपरेट बिहार फ्रॉम बंगाल। सेपरेट बिहार फ्रॉम बंगाल। एक बात याद रखो कि थोड़ी सी अगर हम लोग बात कर लें कि जिस तरीके से इसका हम थोड़ा और रेलिवेंस देते हैं इंटरनेशनल एरिना में, जिस तरीके से आप देखोगे कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में होता है, प्रधानमंत्री जो रहते हैं। तो उसमें आप देखोगे थर्ड राउंड टेबल में एक पर्सनालिटी होता है, उसका नाम होता है रहमत अली चौधरी। और रहमत अली चौधरी एक आदमी है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उस समय वो आदमी क्या करता है, पाकिस्तान का डिमांड थर्ड राउंड टेबल में करता है। और वो जो पाकिस्तान का डिमांड का होता है, आज का नया पाकिस्तान होता है। ये उसी तरीके से मोहम्मद फखरुद्दीन जो है, जो बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें ये बिहार का एज ए डिमांड करते हैं सेपरेट, कहाँ से, बंगाल से। तो बंगाल का जो 908 में आप देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, डिमांड करने वाले, बिहार का जो डिमांड करने वाले हैं मोहम्मद फखरुद्दीन है, एज ए बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंतर। आप यहाँ तक ठीक है। अब देखो, ये तो यहाँ तक तो अब ओवरऑल अभी ठीक चल चल रहा है। एक एक और आगे आप आओगे 908 में ही, 908 में ही आप देखोगे कि क्या होगा, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा। ये सब टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का फॉर्मेशन कब हो रहा है, कब हो रहा है, 908 में। तो 908 में, सॉरी 1908 में, 909 19 1908 में। तो इसमें जो एक पर्सनालिटी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आप जानते होंगे इनको और नाम सुने तो होंगे, मेरे को मालूम है। उनका नाम है नवाब सरफराज हुसैन। क्या नाम है इनका, जो पर्सनालिटी है वो है नवाब सरफराज हुसैन। नवाब सरफराज हुसैन साहब जो है, हुसैन खान मान ली। साथ ही एक और इनके साथ पर्सनालिटी आएंगे, उनका नाम है इमाम, हसन इमाम। और एक और पर्सनालिटी इसमें ऐड कर लो, अली इमाम, अली इमाम। ये जो पर्सनालिटी है, तीन पर्सनालिटी, नवाब सरफराज हुसैन खान, हसन इमाम, अली इमाम, ये जो लोग हैं, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो पहला जो सेशन होता है, तो ये लोग उसमें चढ़ बढ़ कर पार्टिसिपेशन करते हैं। और चढ़ बढ़ कर जो पार्टिसिपेशन के दौरान आप देखोगे क्या, कि ये लोग भी वही चीज का डिमांड करते हैं जो ऑलरेडी, ठीक है ना, महेश नारायण जी हो, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, या जो फखरुद्दीन, जो भी उन लोगों ने डिमांड रखा था, उसको भी ये लोग पूरे तरीके से क्या करते हैं, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत भी इसको पूरे तरीके से मांग रखते हैं। ये बात समझ में गया। अब यही चीज बड़ा होगा कब, 1909 के अंतर्गत। ये जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है, क्योंकि अब एजेंडा सेम है, तो लोगों का जुड़ना भी डेफिनेटली है बढ़ जाएगा। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन था, अब एक क्लब हो जाएगा, क्योंकि ढेर एजेंडा सेम होने के नाते से होता है क्या, कि जो विजनरी पर्सन होते हैं वो उसके साथ ही क्या हो जाते हैं, इन हो जाते हैं। तो 1909 के अंतर्गत जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है, वो बड़ा होता है। और ये जब बड़ा होगा ना, तो इसका सेकेंड सेशन होने वाला है। सेकेंड सेशन कहाँ होने वाला है, अब देखो पीवाईक्यू में पूछ रखा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो सेकेंड सेशन होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो सेकेंड सेशन कहाँ होगा मेरे भाई, तो ये होगा एट द भागलपुर, भागलपुर। तो भागलपुर में तो हुआ। तो ये जो इसका एजेंडा क्या था, तो इस भागलपुर के सेशन में देखोगे, जो होता था ना, कि पहले एक होता था कि अंदर अंदर बोलते हैं कि हम पहलवान हैं, हमको बिहार चाहिए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग डिमांड, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग डिमांड की अगर बात करें बिहार को लेकर, तो आप कहाँ देखोगे, ये इसी भागलपुर के सेकंड सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। भैया अब होगा क्या, करो या मरो वाली स्थिति, मतलब अब हमको चाहिए बिहार। इस तरीके का डिमांड कहाँ चालू हो जाता है, जो भागलपुर का जो सेकेंड सेशन होता है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का, वहां पर स्टार्ट होता है 1909 के अंतर्गत। यहाँ तक तो अभी तक तो ठीक है। चलो, अब अगला एक और पॉइंट आने वाला है, क्या है, इंसिडेंट होगा 1911 की। 1911 में हो क्या रहा है, कि आप देखो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होने वाला है, आप समझ लो। 1911 में देखोगे कि जो सॉरी, तब 1911 में क्या होगा, कि एक पर्सनालिटी जो है अपना बिहार के, वो है बंगाल का जो सॉरी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसमें एक पर्सनालिटी का जो हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी।
ठीक ना। और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ये जो पर्सनालिटी है ना, ये क्या करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंतर्गत बिहार का पार्टीशन को लेकर बंगाल से प्रपोज प्रपोज कर देते हैं। प्रपोजल, प्रपोजल फॉर बिहार फ्रॉम बंगाल, सॉरी, फ्रॉम बंगाल। ये लोग क्या कर रहे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी और मोहम्मद अली, ये दोनों पर्सनालिटी के आपको नाम रखना होगा। क्या करेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 1911 में उन लोगों ने एक प्रपोजल रख देते हैं। बात समझ में है, कहाँ पर, 19 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत। ये बात ठीक है, यहाँ तक तो क्लियरिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही चीजें क्या होगा, आगे चलेगा। आगे क्या होगा कि 1912 के अंतर्गत, ठीक ना, 1912 के अंतर्गत एक और इंसिडेंट होने वाला है, दिसंबर महीने के अंतर्गत, यानी कि 12 दिसंबर के आसपास आपको देखने का क्या मिलेगा, दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली के अंतर्गत क्या देखने वाला मिलने वाला है भाई, थर्ड दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार आपको दिखने वाला है। और जो थर्ड दिल्ली दरबार, देखिए ऐसे ऐसे जो दिल्ली दरबार की मैंने बात बता चुका हूँ कि जो तीन दरबार होते हैं ब्रिटिश के द्वारा, तो एक में विक्टोरिया क्वीन आती है, एक में एडवर्ड करके जो है वो आएंगे, और एक में जॉर्ज पंचम आएंगे। ये तीन पर्सनालिटी है, अलग अलग पर्सनालिटी, लगभग 1877 के पास है, ये 1903 के आसपास है। इनमें देख लेना, 1877 है, ये 1903 के आसपास है, ये 1911 के आसपास है, ऐसे करके, सॉरी 12 के आसपास है। तो ये बिहार विजिट करते हैं, इंडिया विजिट करते हैं, और विजिट करने के दौरान देखोगे कि इन लोगों ने दरबार लगाते हैं। तो थर्ड जो दिल्ली दरबार लगेगा, इस दरबार में क्या होगा कि जो कार्य ब्रिटिश ने कर रखा था एक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर, कि हमने बंगाल का पार्टिसिपेशन किया है, कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है कि बहुत बड़ा स्टेट है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन करना ही बहुत दिक्कत है, लॉर्ड कर्जन ने बोला। ये बहुत चुट्टा आदमी था लॉर्ड कर्जन, तो जिसने बोला कि भाई बंगाल का विभाजन, तो अब देखो, अब थोड़ा सा आप समझा करो, एक मैप के थ्रू, अगर मैप के थ्रू देखोगे तो ये बंगाल उसको ज्यादा बड़ा लग रहा था, कमीना को, उससे छोटा है, उससे बड़ा बड़ा भी नहीं दिख रहा था, कि और भी प्रोविंस हुआ करता था। तो अगर आप ये देखोगे, ठीक है, तो ये अब ये जो है इधर, अच्छा ये बंगाल का, ये इधर तक, तो अभी थोड़ा सा मैप देखो। अब लॉर्ड कर्जन को ये जो बंगाल दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने एक्चुअली बड़ा बना दिया, और ये हो गया इधर का, देखोगे ये, और ये एक रीजन ये भी है, ये रीजन है। उसने क्या बोला कि ये जो बंगाल है ना, ये जो आपका बंगाल है, लॉर्ड कर्जन कह रहा है कि ये जो बंगाल है बहुत बड़ा बंगाल है, और इस बंगाल को बहुत बड़ा होने के नाते से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन करने में ना बड़ी टफ लग रहा है। उसने बोला, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। और अब क्या करना चाहिए, ये लॉर्ड रिजले जो थे, वो थे एमपी थे, एमपी था, मिनिस्टर था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत, उसमें ये रिटर्न लिख के दिया कि भैया यहाँ बहुत ज़्यादा एरिया हो जाने के नाते से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रूल करना टफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है प्रॉपर ढंग से, क्योंकि एक आदमी कहाँ कहाँ देखेगा। तो उसने इस तरीके से दलीलें तलीलें लिख कर दिया, और बोला कि भाई बांटो इसको, तो उसने क्या करवा दिया, बिहार को बंटवा, बंगाल को बंटवा दिया। अब बंटवाया कैसे, ऐसे बंटवा दिया, ऐसे देखा क्या, इधर मुसलमान है, इधर हिंदू है, बात समझ में आ रहा। तो ये क्या कर दिया, मुस्लिम वर्सेस हिंदू का डिवीजन करा दिया। एक होता है ना कि हम एक डिवाइड एंड क्विट का जो पॉलिसी चलता था उन लोगों का, कि भी जब तक हम आपको बांटेंगे नहीं ना, तो हम आप पर आपको काटेंगे नहीं, अगर बाँटेंगे तभी काटेंगे। तो होगा क्या, हमारे जो जो एक होता था ना कि मजबूती होता था, कि हम मुस्लिम हिंदू जो होते थे, बहुत यूनिटी के तौर पर बंगाल वाला रीजन में रह रहे थे। लेकिन उस यूनिटी को उस जो कर्जन है, क्योंकि आप देखोगे कि जो बंगाल के मिडिल क्लास पीपल है, वो हाइली इंटेलिजेंट पर्सन है, और वो जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि जो संस्कृताइज़ेशन की पार्ट अगर बात करें, जो डेवलपमेंटल की बात करें, वो बंगाल के रीजन से ही स्टार्ट होता है। तो उस पर्सनालिटी को सेटिस्फाई तो करता नहीं है, तो उसने क्या कराया, यही को इसको बंटवा दिया, इधर मुस्लिम प्रोविंस इलाका और इधर वाला हिंदू वाला। अब तो हो गया गड़बड़, आप जानते हैं बंगाल पार्टिसिपेशन। तो इसी चीज को करेक्ट करने के लिए
इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए क्यों करेक्ट करना पड़ा? क्योंकि इसके लेकर नेशनल लेवल पर और साथ ही इंटरनेशनल के पॉलिटिक्स में देखोगे कि क्या होगा, इसका बहुत बड़ा ब्रिटिश को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। क्यों भाई? क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाएगा? बोला जाएगा कि भैया आपको बंगाल दिख रहा था, आपने बाँट दिया। इससे तो बड़ा आपके पास सॉरी, इससे बड़ा तो आपके पास ऑलरेडी बॉम्बे प्रोविंस था, आपने बॉम्बे को क्यों नहीं बाँटा? उससे भी बढ़िया और देखिएगा बाँटने के लिए तो आपके पास मैसूर था, मैसूर को क्यों नहीं बाँटा? आपको बंगाल ही क्यों बाँटा? तो उनके पीछे जो हिडन एजेंडा था वो भी पता चलता है। तो ये चीज़ें आपको देखा। अब इस गलती को लेकर होता क्या है, जो थर्ड दिल्ली दरबार है, थर्ड जो दिल्ली दरबार है ना, उस थर्ड दिल्ली दरबार में देखोगे कि क्या किया जाता है कि बिहार का बंगाल का जो पार्टिसिपेशन है, जो उसको अनलमेंट कर दिया जाता है। मतलब उसको रिपील कर दिया जाता है। तो भाई करना क्या है? कुछ तो करना ही होगा ना। तो करना ये पड़ा कि जो सच्चिदानंद सिन्हा जी प्लस में एक और उनके साथ जो पर्सनालिटी थे, जो मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली, ठीक ना? आप मोहम्मद अली से मोहम्मद अली जीना मत समझना ला। ख़ैर आप समझ लेना कि सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली, ये लोग मिलकर क्या करते हैं, बोल जो डिमांड रखे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत, ये इस बात को लेकर जो लॉर्ड हार्डिंग है बोला कि हम इसको पास कराइए देते हैं और पास कराने में बहुत बड़ा रूल हो ही जाता है। उसने बोला कि अब बंगाल का जो अनलमेंट है वो ख़त्म। अब होगा क्या कि जो होगा क्या कि ये जो आप बंगाल देख रहे हो, अच्छा एक मैप है मेरे पास, आप देख लो, थोड़ा-सा मैप है। हाँ, ये जो मैप है, आप देखो, ये इधर बांग्लादेश है, आप देख रहे हो? इधर बांग्लादेश हो गया, इधर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो उन और वेस्ट बंगाल ये इस सबको बोला कि इस तरीके से अब ऐसा काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक ना? ये जो लाइन है ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया, बोला कि इधर वाला हो गया बिहार। इसको लेकर एक बिहार स्टेट बना दिया और इधर को लेकर एक बंगाल वाला रीजन बना दिया। बात समझ में आ गया? इस तरीके से बातें क्लैरिटी दिखने लगा आपको कि हुआ क्या। ठीक? यहाँ तक आ जाओ। अगला बात, यहाँ पर आगे और चलते हैं। तो बंगाल का तो फॉर्मेशन हो गया। बिहार का तो फॉर्मेशन आपको दिखने लगा मोटा-मोटी कि कुछ इस टाइप का बिहार का, मतलब कुछ ये वाला इलाका, फिर ऐसे ये और ये जो इलाका है ये, कुछ इस टाइप से आप ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया और ये उड़ीसा हो गया। 3 आपको पार्ट दिखेगा। अब कब दिखने लगेगा? ये जो चीज़ें होगा 1 अप्रैल को अनाउंस होगा। 1 अप्रैल 1912 को ये चीज़ें का होगा, आपको देखने को मिलेगा, अनाउंसमेंट होगा और यही अनाउंसमेंट जो है बाद में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट कब हो जाएगा? 22 मार्च 1912 को इम्प्लीमेंट हो गया। बात समझ में आ गया? एक सॉरी 22 मार्च को अनाउंस होता है, ये 22 मार्च को अनाउंस होता है और 1 अप्रैल को ये लागू हो जाता है। यहाँ से इम्प्लीमेंट कब होगा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1912 को लागू हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, चलो यहाँ क्लियरिटी हो गया। अब होगा क्या कि ये जो बन गया है, तो इसका जो हेड क्वार्टर का मतलब होता है कि कैपिटल जो होगा, कैपिटल कहाँ होगा बिहार का? उस समय पटना ही होगा। अब देखना जितना भी ये इस समय जो पटना है, ये पटना यहाँ, इसका भी राजधानी यही है और इसका भी राजधानी यही है, यानी उड़ीसा वाला राजधानी यही है, साथ में काम करेगा। अभी तक तो ठीक है। अब देखो होगा क्या, फिर चीज़ें चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे। तो आप देखोगे क्या है कि जब बिहार एक्चुअली 1912 के अंतर्गत जब बिहार बना है, तो 12 के अंतर्गत जब बिहार बनेगा ना, तो होगा क्या, एक काउंसिल भी बनाया जाएगा। उसके लिए क्या काउंसिल बनाएगा? छोटा-सा काउंसिल बनेगा, खासकर बिहार के लिए। तो एक न्यूली काउंसिल का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने क्या बोला कि 20 जनवरी के आसपास, 20 जनवरी 1913 में होगा क्या कि बिहार के लिए एक काउंसिल का फॉर्मेशन होगा। काउंसिल फॉर्म्ड। जब काउंसिल का फॉर्मेशन होगा तो काउंसिल के लिए भी तो कोई ना कोई केयरटेकर होगा ना। तो उसके लिए, क्योंकि देखो अभी फुल फ्लेज स्टेट नहीं बना है बिहार। एक बात और भी आपको रखने वाला बात ये है, कि पूरे तरीके से फुल फ्लेज स्टेट के तौर पर नहीं है 1912 तक।
तो 20 जनवरी 1913 के लिए काउंसिल बनेगा और इस काउंसिल का जो हेडिंग यानी कि गवर्नर के तौर पर कोई जो होगा, तो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप बात समझ रहे हो ना? कहीं भी लेफ्टिनेंट होता है, तो लेफ्टिनेंट का मतलब हाफ होता है ना? कहीं भी लेफ्टिनेंट लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? हाफ हो गया। यानी गवर्नर, गवर्नर के लेफ्टिनेंट का मतलब लेफ्टिनेंट उसके ऊपर एक और बड़ा होगा, वो होगा गवर्नर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पहला बनेगा, आप नाम जानते हैं इस पर्सनैलिटी का, मुझे मालूम है। ये है चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। क्या है? चार्ल्स चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। बेली रोड जानते हैं ना पटना में? ये वही आदमी है, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, जो पहली बिहार का जो पहला जो काउंसिल बनेगा, उस काउंसिल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली है। ये बेली आज भी पटना के अंतर्गत बेली रोड है। ठीक है? तो ये बेली जो है क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब देखोगे क्या कि ये चीज़ें आपको फिर बाद में कुछ अलग-अलग इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। क्या भाई? अब देखोगे ना कि मेरे भाई पटना हाई कोर्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बोल भाई पटना हाई कोर्ट का फॉर्मेशन से क्या मतलब है? बिहार के अंतर्गत। दूसरी देखोगे कि बोलोगे कि भैया इसी में देखोगे कि पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन होगा। फिर वही बात कि आप पटना यूनिवर्सिटी, पटना हाई कोर्ट ये क्या बोल रहे हो? तो हाँ, इसका बोलने के पीछे रीज़न है। पटना हाई कोर्ट का जो है 1916 और पटना यूनिवर्सिटी का है 1917। क्यों भाई? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कहीं भी पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो या साथ साथ ही जुडिशरी का सेंटर हो, अगर कहीं भी सेटअप होता है, तो वो लोकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो अब वो जो है ना, एक कहोगे कि पार्लियामेंट का फॉर्मेट हो जाता है, वहाँ पर लोगों का पॉलिटिकल डिबेट होना शुरू हो जाता है। तो पटना हाई कोर्ट और पटना यूनिवर्सिटी अब ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं किचन। समझ रहे हो ना? किस चीज़ का किचन? किचन फॉर पॉलिटिक्स। आप अभी भी चल जाओ ना, अभी पटना हाई कोर्ट चले जाओ या किसी भी कोर्ट में चले जाओ, ये लोग पॉलिसी के डिस्कशन के दौरान तो पूरे तरीके से जो पॉलिटिकल जो एजेंडा होता है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होता है, वहाँ पर उनका डिबेट होना शुरू कर देता है, उनकी खिचड़ियाँ पकना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं बोला कि जो पटना हाई कोर्ट हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, इनके फॉर्मेशन से होगा क्या कि बिहार के अंतर्गत जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में रोल ये पटना हाई कोर्ट या पटना यूनिवर्सिटी प्ले करता है, ये रियली होता है कि एक नया पार्ट बिहार को शेप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तब होगा क्या कि जब ये 1916 1917 का जो एक्ट बना है, ये बहुत रोल प्ले कर रहा है। कैसे रोल प्ले करने वाला है? तो देखो, अब होने वाला क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आने वाला है। अब ये देख रहे हो ना, पटना हाई कोर्ट, पटना यूनिवर्सिटी, ये बच्चे जो है ना, यहाँ के जो पर्सनालिटी जो है, पीपल जो है ना, अब बोलेंगे कि भैया हमको भी रिफॉर्म चाहिए। तो ये क्या करते हैं? रिफॉर्म करने की बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये लोग जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो बिहार और उड़ीसा को ना, ये काम बोलते हैं कि भैया हमको फुल स्टेट बनाओ, फुल स्टेट बनाओ। तो फुल स्टेट कब बन जाएगा? बिहार 1920 में एज ए फुल स्टेट बनेगा। अब बताओ, जब फुल स्टेट बनेगा तो इसके लिए एक फुल आदमी चाहिए ना? फूल मतलब सुंदर, वो वाला फूल नहीं जो तुम समझ रहे हो। तो ये एक आदमी होगा जो फूल के तौर पर काम करेगा। वो आदमी कौन है? वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। अब देखो भाई, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, ठीक ना? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बहुत बड़े अच्छे और पर्सनालिटी है। मैं इनके बारे में डिस्कशन और टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। प्रसाद प्रसाद सिन्हा जी, ठीक ना? ये पहला पर्सनालिटी है। और एक और बात याद करो, ये फर्स्ट पर्सनालिटी है जो बिहार के अंतर्गत, फर्स्ट पर्सनालिटी है जो बिहार के अंतर्गत, और सत्येंद्र प्रसाद भी इंडियन है ना, तो ये फर्स्ट इंडियन है जो गवर्नर के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कोई आदमी पहले गवर्नर नहीं बनता था, बिहारी हो या इंडियन हो, वो पहला आदमी है जिसको पहली बार गवर्नर बनाया गया, तो वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। आप इनके बारे में थोड़ा गूगल कर लेना। अगला बात, तो ये फर्स्ट गवर्नर बने। अब देखो, अब जब भाई गवर्नर साहब बनिए गए हैं, अपना अपना आदमी है, तो डरने की क्या बात है? तो डरने की क्या बात है भाई? तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी बोले कि भैया एक और काम करो ना। क्या? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, तो उन्होंने बोले क्या? तो बोले कि एक और काम करो ना। बोले क्या भाई? बोलो ना क्या करना है? तो बोले कि ठीक है, एक और काम करो, बिहार के लिए एक असेंबली बनवा दो। देखो कितना बांकीपुर के कॉलेज और बांकीपुर के एरिया में हम करते रहेंगे मीटिंग। अब हम जो मीटिंग करने वाले हैं, एक हमारे लिए फुल फ्लेज्ड विधानसभा बनवाओ भाई। तो होता क्या है कि बिहार, ठीक ना, अब प्लस उड़ीसा के लिए एक कंबाइंड लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्डिंग का लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी बात कर रहे हैं,
असेंबली, यानी जो हम बात कर रहे हैं किसकी, बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग कब बनेगा, ये जो बिल्डिंग आ जाएगा लगभग 1921 में, 1921 में इस बिल्डिंग का निर्माण हो जाएगा। और इस बिल्डिंग का जो निर्माण होगा, और जो बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मीटिंग होने वाला है, ठीक ना, उस मीटिंग का जो कोई आदमी एक होता है ना, स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो प्रिजाइड करने वाला कौन पर्सनालिटी है, वो है सर मोदी। नाम रखने वाली, याद रखने वाली बात है, ये सर मोदी है। ये सर मोदी कौन है, जो बिहार उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली बना है पटना के अंतर्गत, उस मीटिंग को जो प्रिजाइड करने वाला पर्सनालिटी है, वो है सर मोदी। सर मोदी ने क्या किया, प्रिजाइड किया। होप की बातें समझ में आ रहा भैया, ये सबको याद रखना है, फैक्चुअल बातें, लेकिन समझाने के लिए बातें कहानी का स्टोरी की तरह समझना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब देखो 1921 तक तो चीजें क्लियर चल रहा है। अब होगा क्या, 1921 तक तो एक और बड़ा चीजें दिखने को मिलेगा नेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर। क्या मिलेगा भाई, एक और आएगा एक्ट, हुज नेम इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत का। ये मान के चलो ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका लगभग 50% से अधिक मान के चलो, लगभग 70 से 80% के आसपास, लगभग, इसको थोड़ा डिलीट करना होगा, लगभग 70% अप्रॉक्स में, 70% जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसी से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पास होता है, तो 1 अप्रैल 1936 में एक और बड़ा बवाल बचेगा। क्या, उड़ीसा वाले भैया अब हम लोगों के साथ ना रहेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूटिलाइज करके फिर 1 अप्रैल 1936 को क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार के अंतर्गत भैया फिर बंटवारा कर दिया जाएगा। क्या बंटवारा होगा, तो बिहार बिहार नहीं रह जाएगा, बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर दो अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। उड़ीसा के लिए अलग बन जाएगा और बिहार के लिए अलग हो जाएगा। और साथ ही देखोगे यहाँ पर क्या आपको दिखने मिलेगा कि बिहार के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, बाईकैमरल मिल जाएगा, और वही उड़ीसा के अंतर्गत यूनिकैमरल लेजिस्लेचर आपको। अच्छा हाँ, एक और बात है, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के तहत यहाँ पर एक और चीज बिहार में क्या देखने को मिलेगा, बाईकैमरल। मेरे भाई कमेंट करके बताना प्लीज कि बिहार में के अंतर्गत, ठीक ना, बिहार के अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत ही नहीं, सॉरी, इंडिया के अंतर्गत कितने स्टेट है जहाँ पर बाई कैमरल असेंबली है। असेंबली बाई कैमरल, बाई कैमरल का मैंने समझ रहा, बाई मतलब दो होता है, कैमरा कैमरल मतलब कमरा, रूम रूम। तो ऐसा दो असेंबली मतलब विधानसभा और राज्यसभा दोनों हो। तो थोड़ा सा आप देख लेना, मैं एगो ट्रिक बता देता हूँ, आप इसको कोशिश करना बताने को, हम नहीं, आप बताना खोलकर, ठीक ना, मतलब इसको अलग अलग करके खोल कर मतलब। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो अब हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, एक और बड़ा त्रासदी होने वाला है बिहार के साथ। अब देख रहे हो तो बिहार था, तो अब उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया, जो हमारे उड़िया भाई थे साथ में, उनको भी अलग कर दिया गया, ठीक। अब आ गया बवाल, और एक बार और बवाल बच रहा है 1948 में। 1948 में क्या बवाल बचने वाला है, बवाल ये बचने वाला है कि जो 1948 के पास आप देखोगे क्या, कि कुछ रीजन है, जो झारखंड वाला जो रीजन था, झारखंड अभी अलग नहीं हुआ है, अभी साथ में है, क्योंकि बिहार बोल रहे हैं, झारखंड यानी बिहार। तो ये जो झारखंड वाला जो रीजन है, कुछ पार्टी जो है, फिर उसको क्या किया जाता है, उड़ीसा को दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है, क्योंकि उड़ीसा स्पीकिंग पीपल है, उड़ीसा के कल्चर से मिलता जुलता लोग है, उड़ीसा के लेकर उनका डिमांड ज्यादा रहता है, तो वो भी कहते हैं कि नहीं हम उड़ीसा में जाएंगे। तो 1948 में वो लोग चले ही जाते हैं, ठीक है। अगला एक खाली और मामला हो जाएगा कि अब इंडिया हो जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया का हो गया इंडिपेंडेंट, कब इंडिपेंडेंस हो जाएगा, आपको पता है 15 अगस्त, ये तो बताने वाली बातें नहीं है, 1947। मामला अब हो जाएगा चेंज। 15 अगस्त 1947 के कहा होगा, देश में अपना सरकार बन गया। तो देश में सरकार जब बनेगा तो SRO करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, क्या नाम है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो बन रहा है अंडर द, ठीक ना, जो पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, इसका नाम क्या है, चीफ जस्टिस, सॉरी, चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था फजल अली। क्या नाम है, वो है फजल अली। ये फजल अली साहब जो है,
फजल अली साहब अब प्लस में दो और मेंबर ये लोग ना मिलकर भारत के अंतर्गत जो पहले भी ऑलरेडी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो बातें चलता था उसको लेकर बातें हुई थी, तो चला, लेकिन पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ। लेकिन फजल अली कमीशन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भारत को जो पहले ABCD कैटेगरी में रखा जाता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, और उसके बाद कुछ पेप्सू वेप्सू करके ऐसे परवीन साहब, ईस्टर्न पेटियाला, ऐसे ऐसे करके कोई बना होता था। तो जो फजल अली कमीशन बनता है, इसने रिकमेंड करता है कि भैया देखो अब स्टेट बनाओ ना, तो उसको एक बात को ध्यान रखो, वो बोलते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाओ। तो भाई बड़ी समस्या है, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास बड़ी दिक्कत। तो भाई बोल रहे हो कि स्टेट के नाम पर तुम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू स्टेट बनाओ, तो ये बहुत डिफिकल्ट है ना, नहीं पॉसिबल है। बोले कि कैसे डिफिकल्ट है? बोले कि देखो तबे तो दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत दिक्कत क्या हो रहा है कि पोटू सीरामल्लू जो है, आप जानते हो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जिस तरीके से बेचारू अपना आत्मदाह कर लिया, वो रियली में बहुत बहुत त्रासदी था भारत के पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि वो खुद वो नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए थे, पार्टिसिपेट हुए थे, और अपने राज्य को लेकर, आंध्र प्रदेश को डिमांड को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा डिमांड रखा था। बेचारों का डेथ हो जाता है, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का डिमांड भी हो जाता है, फॉर्मेशन भी हो जाता है। ये ठीक उसी तरीके से होगा क्या कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और 1956 में क्या जाएगा कि बिहार का जो कुछ सेक्शन है, जैसे कि पुरुलिया वाला इलाका हो गया, साथ ही देखो जो पूर्णिया का इलाका है, और अगर आप देखोगे तो कुछ जो सिंह भूम का जो इलाका है, सिंह भूम का जो इलाका है संथाल वाला रीजन में, तो क्या होता है कि ये वेस्ट बंगाल को दे दिया जाता है, वेस्ट बंगाल को, कि लो भाई तुम्हारे वाले जो लोग हैं ना, ये बंगाली बंगाली कबीले बोल रहे थे, इनको बिहार के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। हुआ कि भाई, हुआ तो क्या ठीक है। आप एक नाम जो सुने होंगे, शंकरी प्रसाद सिंह। शंकरी प्रसाद जो केस है ना, वो शंकरी प्रसाद वही पुरुलिया वाले इलाका के थे, क्योंकि उनका भी मन नहीं लग रहा था। जब जिस तरीके से बिहार के अंतर्गत लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, और उनका जो लैंड वगैरह जो था वो बिहारियों में बांट दिया गया, उनको अटक रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो गया, हमारा जो संपत्ति है लोगों के बीच में बांट दिया, ये तो गलत बात है। तो ये बात को लेकर ना उन्होंने बोला कि हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे बंगाल में। तो वो बंगाल में भाग गए। कौन थे? कौन? शंकरी प्रसाद जी। शंकरी प्रसाद जी के बारे में आप पढ़ना, वो बहुत अच्छे पर्सनालिटी है। ठीक है, मैं कहानी बताने के लिए थोड़ा सा बताया हूँ, ऐसा कोई उनके प्रति डिसरेस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ तक तो ठीक है। 1956 तक तो कहानी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए। 1956 के बाद ना ये बहुत बड़ा लेवल का फिर परिवर्तन आ गया। जाते जाते समय के साथ ना होता है क्या कि कुछ टाइम के बाद ना आदमी के अंतर्गत जो एनर्जी जब ज़्यादा गेन करने लगता है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो वही एनर्जी के सेक्टर में आप देखोगे क्या कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट के रीजन में। मिडिल ईस्ट में देखोगे, जैसे आज वाला तेल वाला मैं बता रहा था कि जिस तरीके से ऑयल का शॉर्टेज हो गया है इंडिया के अंतर्गत, वही ऑयल का शॉर्टेज एक बार मिडिल गल्फ वार चलता है, उसके वजह से भारत में सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि फ्यूल का भारत के अंतर्गत रहबे नहीं करता। अब होता है कि हो गया क्या भाई, तो वही चीज़ें होना पड़ेगा कि अब हमको आईएमएफ के पास, हमारे पास बीओपी का बहुत बड़ा क्राइसिस होता था, हम जाते हैं आईएमएफ के पास और बोलते हैं आईएमएफ से कि प्लीज हमको भी पैसा दो। आईएमएफ तो बोला कि भाई देंगे पैसा, क्यों नहीं देंगे, बने हम इसीलिए हैं। तो बोला कि आप हम तभी देंगे जब आप हमारी बात मानोगे। आईएमएफ बोले, इंडिया बोला कि भाई जो माँ बोलो तुम हम वो करेंगे। तो बोले कि तुम करेगा? तो बोले कि हाँ करो। तो बोले कि करोगे तो वो काम करो कि जो तुम अपना इकोनॉमिक सिस्टम रखे हो ना, पहले उसको सुधार करो। बोले क्या सुधार करना है? तो बोले कि सुधार यही करना है कि जो तुम ये सब जो लाइसेंस राज कोटा रखे हो, तुम जिसको लाइसेंस देते हो उसके बाद कोटा देते हो, ये सब तुम लगा रखे हो कि इम्पोर्ट इतना करोगे, इतना वो लाइसेंस दोगे, हर सेक्टर में तुम अपना पैर फैला के रखे हो, पहले अपने आप को लिमिट करो। तो बोले कि ठीक है हम कर लेंगे। तो उसी समय एलपीजी भारत के अंतर्गत आपको पता है कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और प्रधानमंत्री जो थे, साथ ही जो आपने बिहार का जो सॉरी बिहार करे भारत का जो अ, आप देखोगे बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, हुज नेम इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं इस एलपीजी मॉडल रिफॉर्म को लाने के लिए। अब इसी हीरा में देखोगे ना बहुत बड़ा रोल भारत के अंतर्गत बड़े बड़े
चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगा। जो इंटरनेशनल जो नेशनल जो पॉलिटिक्स है, अटल जी का सरकार है, जिस तरीके से सरकारें गिरती थी, मतलब कहा जाता था कि साला आया नहीं कि वो गया। ऐसा हालात स्थिति था। 10 साल के टेन्योर में देखोगे कि जो भी भारत का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था, बहुत अपहीवल था। लालू जी ने मिलकर अटल जी का सरकार गिरा दिया। ये भी बड़ा कंसर्न होता है बिहार को बाइफरकेशन करने में। इधर उत्तराखंड में देखोगे कि उत्तराखंड का स्थिति जो था, उत्तरांचल का डिमांड अलगे चल रहा था। जो साउथ ईस्ट में मिडिल मध्य प्रदेश वाला इलाका में चल जाता, तो इसका डेवलपमेंटल को लेकर कोई विकास ही नहीं हो रहा था। जिस तरीके से झारखंड का रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बिहार करता था, उसी तरीके से उड़ीसा का रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र करता था। अब इस चीज़ों को लेकर ना बड़ी डिमांड होने लगा, और होगा क्या कि एक मतलब नहीं, 3 स्टेट का फॉर्मेशन होगा। whose name is the छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 स्टेट का 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर क्यों, 15 नवंबर क्यों, 9 नवंबर क्यों, 15 नवंबर में बता दे रहा हूँ। क्योंकि इस दिन ना 15 नवंबर को एक बिहार के अंतर्गत बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, हुज नेम इज द बिहार, बिरसा मुंडा जी। और उस बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर को होता है। तो 15 नवंबर को ना एक स्टेट का फॉर्मेशन होगा। क्या नाम है उसका? झारखंड। वनांचल नहीं, झारखंड। सॉरी, इसको थोड़ा क्लियरिटी के साथ लिखे तो इसका नाम है झारखंड। किसका फॉर्मेशन हो गया? झारखंड। झारखंड का फॉर्मेशन हो गया। ये हम लोगों के साथ जब बिहार के साथ रहते हैं तो इनकी लगभग, अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल जब बात कर रहे हैं तो सीट वगैरह का भी थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि जब झारखंड का फॉर्मेशन हो गया तो क्या देखने को आपको मिलेगा कि उस समय जो झारखंड और बिहार का साथ ही जो एमएलए हुआ करते थे वो थे 324। जब बिहार का बंटवारा हो गया आफ्टर डिवीजन, तो इनकी संख्या 243 और जो रेस्ट है वो झारखंड के पास चला गया। साथ ही अगर एरिया अगर देखोगे बिहार का, तो आपको पता है कि एरिया जो अभी बिहार का है 94,163, उस समय इसका आप निकाल लो। उसमें प्लस में जो 45.6% जो एरिया है वो झारखंड के पास चल जाता है। मतलब ये जो एरिया है, आपको पता है, लगभग 54% समथिंग है। 54% समथिंग है, आप इसको निकाल लेना। अब कोई भी एरिया इतना है, इतना बराबर इतना परसेंट है, तो आप 100% निकाल सकते हो। सॉरी यार, थोड़ा सा तबीयत का हालात खराब है मेरा भी। तो यहाँ तक ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ये रहा क्लियरिटी। अब उस तरीके से बिहार का बंटवारा एक और देखोगे कि भाई बहुत हालात खराब होता है। अब जिस तरीके से बिहार का बंटवारा किया गया है, इट्स रियली रियली बैड फॉर बिहार और गुड फॉर झारखंड। क्योंकि देखो आप जिस तरीके से ये बिहार का है, अब देखो ये पूरे तरीके से ये जो बिहार है, ये ये का रहा। और ये इधर का ये जो इलाका है, ये ये झारखंड। तो झारखंड का ये जो इलाका है ना, ये देखो ना मिनरल रिच एरिया है। और ये मिनरल रिच एरिया है, और ये जो है ना, ये पूरी तरीके से प्लेन एरिया है। इस ससुरा में कुछ होइबे नहीं करता है। खाली क्या होता है, ये फूड के तौर पर, एग्रीकल्चर के तौर पर, एग्रीकल्चर के लिए अथी है। अरे हम खाली खेती करेंगे, तो खेती वाला राज्य बिहार को दे दिया गया है। आज जो मिनरल रिच एरिया था वो झारखंड को दे दिया गया। ये बहुत बड़ा त्रासदी हो गया। अरे बांटे होते तो थोड़ा ऐसे बांट दिए रहते कि कम से कम इधर वाला को थोड़ा मिलता, इधर वाला को मिलता। बट हो गया तो हॉरिजॉन्टल बांट दिए। ये भी बड़ा कंसर्न हो गया हम बिहारियों के लिए। तो जो झारखंड का जो मिनरल रिच एरिया था वो झारखंड बन गया, और जो प्लेन एग्रीकल्चर वाला जो रीजन था वो आपका बिहार बन गया। तो इस तरीके से बिहार का बंटवारा होता है। अब एक और चीज़ देख लो कि जब बिहार का बंटवारा होता है तो थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, तो जो बिहार के अंतर्गत जो इनिशियली जब डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो अब देखो 37 प्लस में 18 ये डिस्ट्रिक्ट इनिशियली हुआ करते थे। ये होते थे झारखंड के अंतर्गत, और ये होते थे बिहार के अंतर्गत। टोटल आप टोटल जोड़ सकते हो तो आई थिंक 55 के आसपास ये टोटल डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे बिहार के अंतर्गत। फिर आप देखोगे कि 2001 के अंतर्गत, 2001 में देखोगे कि एक नया स्टेट का फॉर्मेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होगा बिहार के अंतर्गत, और उसका नाम क्या है? वो है अरवल। तो ये अरवल का भी फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा आज के। अभी देखो, अभी अगर बात करें तो बिहार का प्रेजेंट सिनारियो में एक और बात थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिहार में एक और चीज़ नया चल रहा है। नया नया चीज़ें क्या चल रहा है कि बिहार में अभी रिसेंट में क्या सुनने को मिल रहा है कि कुछ और रीजनल फीलिंग आपको देखने को मिलेगा बिहार में। एक, सॉरी, ये गड़बड़ बन गया मैप।
ये हो गया इस तरीके से। तो ये अपना सॉरी, ये प्रेजेंट सिनेरियो में बिहार का ये स्थिति है। तो अभी क्या है ना, आप देख रहे हो ना, ये जो इलाका जो किशनगंज का है, तो ये किशनगंज वाला इलाका, और ये यहीं पर बगल में ना चिकन कॉरिडोर है। क्या नाम है? चिकन कॉरिडोर। चिकन कॉरिडोर क्यों बोला जाता है चिकन कॉरिडोर, प्लीज आप कमेंट करके बताना। चिकन कॉरिडोर, ये जो इलाका है, ये जो आप किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, उसके बाद कटिहार हो गया, और एक और रीजन है बिहार का, 4 डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही बंगाल का जो इलाका, यहाँ पर ना यूनियन टेरेटरी बनाने की डिमांड चल रहा है। अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जो होम मिनिस्टर जो है, अ, अमित शाह के द्वारा कुछ ऐसा बातें अभी, ये प्लान है, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। पॉलिटिकल गलियारा में ये सारी चीज़ें चल रहा है, ठीक है? दूसरी बात, एक और चीज़ देखोगे तो ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है, ये लोग मिथिलांचल का डिमांड करते हैं, बड़ी दिक्कत है। नहीं, इतना छोटा बिहार है, उसमें भी तुम माँग कर रहे हो, ये बहुत बड़ा चीज़, खराब चीज़ है। थोड़ा यूनाइट होके रखो, मिथिलांचल की डिमांड चल रहा है। दूसरी बात, एक और देखोगे ना बिहार के अंतर्गत, ये जो है ना, ये जो भोजपुरी स्पीकिंग जो लोग हैं, ये वाला इलाका, तो ये लोग भी उत्तर प्रदेश, यूपी वाले प्लस में बिहार वाले, ये दोनों लोग ना मिलकर एक आई थिंक स्टेट की डिमांड करते हैं, भोजपुरी स्पीकिंग वाला इलाका, क्योंकि जो भोजपुरी वाले जो बोलने, बिहार का अगर देखो लोग हैं तो बेतिया का इलाका है, गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी, भोजपुर, बक्सर, ये जो शाहाबाद इलाका हो गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है, ये सब मिल के कहता है कि एगो हम लोग का स्टेट बना दो। वो पता नहीं क्या नाम है, थोड़ा सा गूगल कर लेना। इस वक्त कंट्रोवर्सी है, क्योंकि प्रस्तावित प्लान होना चाहिए, क्योंकि देखो जिस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा ने डिमांड रखा है कि झारखंड चाहिए, वो झारखंड आज बन गया। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, नो वन इज नो अबाउट कि व्हाट इज गोइंग इन द फ्यूचर, व्हाट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, इट्स नॉट नोन एनीवन। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जानना है, क्योंकि हम अगर जाने रहेंगे तब तो इस चीज़ पर काम करेंगे कि भाई इसको नहीं बनने देना है, ये हमारे लिए कितना घाटा हो सकता है, ये कितना फायदा हो सकता है, इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो बिहार एज ए फॉर्मेशन के तौर पर जो हम लोगों ने टॉपिक देखा, कवर किया, ये हमारा अपना टॉपिक कवर कवर हुआ। अब इससे एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन थे, आइए अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, पता चल जाएगा इसको टॉपिक का वेटेज कितना है। ये ओवरऑल ये कहानी कहानी था, हम लोगों ने जो बातें किया कैसे कैसे। अब आइए थोड़ी सी क्वेश्चंस पर कि कितना वेटेज है इसका, आपको अब अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन कैसे। बताइए, हु पर्सन लेड द एजिटेशन इन बिहार, एजिटेशन किसने किया, एजिटेशन इन बिहार, agitation in Bihar for the separate state whereby in the year 1911 new province बिहार और उड़ीसा were formed। आपको इनमें बताने का कोई भी मतलब ही नहीं बनता है। सचिदानंद सिन्हा जी, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। दूसरी बात अगर आओगे तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। 22 मार्च को क्या आया था? नोटिफिकेशन आया था, 1 अप्रैल को लागू हुआ। आपको पता होगा कि कॉमरेड द बिहार सेपरेशन फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी 1912, ये यही बात था। आपको कहीं मैंने ऐसा बता ही दिया कि आपको कहीं वो होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द बिहार एस्टेब्लिश, कब बोला, कब की बात चल रहा है भाई? 1912 में अगर ऑप्शन है तो जब आप बोल देंगे कि उड़ीसा प्लस बिहार या बिहार प्लस उड़ीसा, और पहली बार यही दिख रहा है तो बोलेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार, व्हेन डिड बिकम द सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया, कब आया सेपरेट प्रोविंस, ये रहा 1912 में। मैंने ऑलरेडी बोल दिया 22 मार्च को नोटिफिकेशन, 1 अप्रैल को नोटिफाइड हो गया कि भाई ये स्टेट बनेगा। अगला, बिहार एज ए इंडियन स्टेट बिकम कब, ये एक ही क्वेश्चन बार बार। अगर फर्स्ट टाइम तो ये, थर्ड टाइम तो ये, थर्ड टाइम तो ये, फर्स्ट सेकेंड टाइम तो ये, देख रहे हैं ना, तो कहीं भी कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक थीम से मल्टीपल क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं कि जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को बढ़िया से समझ लीजिए, काम बढ़िया से हो जाएगा। तो बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, बंगाल से कब सेपरेट हुआ है तो बचो बताएगा 1912 में। इन विच ईयर, ठीक ना, उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। मैं बोल दिया हूँ बहुत बार क्वेश्चन, आप थीम को समझ गए ना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप के, मैंने सब चीज बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चंस आओ भाई, अगला क्वेश्चंस में क्या थे? अगला क्वेश्चन है इन बीच ईयर उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। अब ये बात वही हो गया ना, हर बार वही चीज है। लॉर्ड सिन्हा रिजाइंड इन 1921 फ्रॉम बीच पोस्ट। अब पता है ना, यही पर्सनालिटी है ना पहली बार जिसने बिहार के अंतर्गत गवर्नर बनते हैं। तो बिहार उड़ीसा के क्या थे, गवर्नर थे। बेचारे वो अपन बनाने के चक्कर में उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं बनाओगे तो रिटायरमेंट ले लेंगे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, मैंने ये भी बोल दिया, मैंने पीछे बताया भी था। तो आपको इस लेक्चर से हमको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कवर हुआ होगा। प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, मेरे लिए भी थोड़ा-सा बेनिफिट होगा। और देखिए, हमको लग रहा है कि आप लग नहीं रहा, दिख रहा है, क्योंकि मेरे जो व्यू वगैरह बढ़ ही रहे हैं, वॉच आवर भी बढ़ रहा है, इसमें नो डाउट, क्योंकि मैंने 3 वीडियो डाला है, लगभग मेरा कम से कम अच्छा खासा व्यू चला गया है और वॉच आवर भी बहुत बढ़ गया है। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप किसी अपने आस-पास वाले को भी थोड़ा शेयर करिए और उसको बोलिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले में हम बहुत सारे आपको वीडियो बना के, हाँ, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ज्योग्राफी, आप उसको भी प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। मैं बहुत अच्छा उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर बनाऊँ। अब बेसिक तरीके से आप यूट्यूब पर देख लीजिए कि इस तरीके का डिस्कशन आपको कहीं मिल जाए बिहार के, तो प्लीज़ हमको बताइएगा कि कौन-सा इंस्टीट्यूट है, कौन-सा टॉपिक है, किसने बताया है। प्लीज़ उनका नाम भी मेंशन करिएगा। मेरे को नहीं लगता है कोई से बताए होंगे। तो सो प्लीज़ यहाँ तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू और धन्यवाद। प्लीज़ आप शेयर करते रहिएगा।